नमस्कार। आजकल टेक की दुनिया में ना एक नाम बहुत सुनाई दे रहा है, ज़ोहो। हाँ, ज़ोहो कॉर्पोरेशन। और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इसके जो फाउंडर हैं श्रीधर वेम्बू, उन्होंने एक बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया है। हाँ, कि वो माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ये सुनने में ही थोड़ा है ना। और फिर ऊपर से हमारे आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने भी ज़ोहो सॉफ्टवेयर यूज किया और ट्वीट भी किया। बिल्कुल। तो ये पूरा मामला काफी दिलचस्प हो गया है। एक तरफ देखिए माइक्रोसॉफ्ट है, जो लगभग $4 ट्रिलियन की कंपनी, एक महाकाय कंपनी है। हाँ, 4 ट्रिलियन। और दूसरी तरफ है ज़ोहो, जिसका वैल्यूएशन अंदाजन आंका गया है करीब 1 लाख करोड़ रुपए। डॉलर में कहें तो शायद $12 बिलियन के आसपास। तो फर्क तो बहुत ज्यादा है, जमीन आसमान का। जाहिर है फर्क बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो चैलेंज है और इसके पीछे की जो कहानी है, वो हमें ज़ोहो को थोड़ा और समझने का एक अच्छा मौका देती है। सही बात है, ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं लग रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक भारतीय कंपनी की ग्लोबल महत्वाकांक्षा की कहानी भी है, एक तरह से। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ज़ोहो आखिर करती क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट को चैलेंज कैसे कर रही है? जो हमें पता चला है वो ये कि ज़ोहो असल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ना, हाँ, ऑफिस सूट। हाँ, उनके विकल्प, उनके ऑल्टरनेटिव्स देती है। जैसे पावर पॉइंट की जगह उनके पास ज़ोहो शो है। करेक्ट। जीमेल के लिए ज़ोहो मेल। अच्छा, और सुना है व्हाट्सएप के टक्कर में भी कुछ है। हाँ, उनका अपना मैसेजिंग ऐप है अराटाई। अराटाई। अच्छा। तो वो एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिजनेस के लिए। तो ये जो श्रीधर वेम्बू का कहना है कि हम माइक्रोसॉफ्ट को हरा सकते हैं, ये सिर्फ कोई हवाई बात है या इसमें कुछ दम भी है? आत्मविश्वास तो झलकता है। आत्मविश्वास तो है, बिल्कुल है। लेकिन ये आता कहाँ से है? जैसा आपने कहा, $4 ट्रिलियन के सामने $12 बिलियन तो बहुत कम लगते हैं। हाँ, बहुत कम। पर ज़ोहो की जो असली ताकत है ना, वो शायद उनके बिजनेस मॉडल में है। ये कंपनी बूटस्ट्रैप्ड है। बूटस्ट्रैप्ड, इसका मतलब थोड़ा समझाएंगे? बूटस्ट्रैप मतलब उन्होंने बाहर से कोई पैसा नहीं उठाया, कोई वेंचर कैपिटल फंडिंग नहीं ली। अपने ही दम पर, अपने ही प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके कंपनी को खड़ा किया और बढ़ाया है। अच्छा, कोई बाहरी इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन टेक की दुनिया में जहां कंपनियां अरबों डॉलर फंडिंग उठाती हैं, क्या ये मॉडल टिक पाता है? इससे वो तेजी से कैसे बढ़ते होंगे? मार्केटिंग वगैरह का बजट? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। आमतौर पर तो यही होता है कि टेक कंपनियां वीसी फंडिंग लेकर एकदम तेजी से स्केल करती हैं। हाँ, वही ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट वाला मॉडल। एग्जैक्टली। लेकिन ज़ोहो ने रास्ता बिल्कुल अलग चुना। बूटस्ट्रैप्ड होने का एक फायदा ये है कि कंपनी पर इन्वेस्टर्स का वो दबाव नहीं होता कि बस मार्केट शेयर बढ़ाओ, चाहे जैसे बढ़ाओ। वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पर, सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस कर सकते हैं। और ज़ोहो ने ये करके दिखाया है, जो अपने आप में काफी असाधारण बात है। ये बात तो है, लेकिन एक मजेदार बात ये भी है कि हमारे एक सोर्स में जहां ये जिक्र हो रहा था, हाँ, वहां जो प्रेजेंटर थे वो खुद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इस्तेमाल कर रहे थे अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। हाँ, ये भी है। ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का दबदबा कितना गहरा है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे काम करने के तरीकों में। सही। आदत बन चुकी है एक तरह से। बिल्कुल। आदत में शुमार हो गया है। लेकिन यहीं पर वो सरकारी समर्थन वाली बात अहम हो जाती है। हाँ, वो अश्विनी वैष्णव जी वाला ट्वीट। हाँ, जब आईटी मिनिस्टर खुद ज़ोहो शो इस्तेमाल करते हैं, और सिर्फ करते नहीं बल्कि बाकायदा ट्वीट करके बताते हैं कि वो रेल मंत्रालय के प्रेजेंटेशन के लिए स्वदेशी सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसका एक सिंबॉलिक मतलब होता है। एक मैसेज जाता है, एक तरह का प्रोत्साहन मिलता है। और सिर्फ वही नहीं, शायद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी ज़ोहो के ऐप्स का जिक्र किया था, वो अराटाई वाला। हाँ, बिल्कुल, उनका भी जिक्र आया था। तो ये सब कहीं ना कहीं भारत में जो एक बड़ी स्वदेशी या आत्मनिर्भर भारत की भावना चल रही है, हाँ, उससे जुड़ता है। उससे जुड़ता है। ऐसा लग रहा है कि ज़ोहो का ये जो उभार है, वो विदेशी टेक प्लेटफॉर्म्स के भारतीय विकल्प बनाने की जो कोशिशें हैं, उनको एक तरह से बल दे रहा है। ये स्वदेशी का आइडिया तो काफी पुराना है वैसे। हाँ, पुराना है। स्रोतों में 1905 के स्वदेशी आंदोलन का भी जिक्र है। लेकिन टेक्नोलॉजी के फील्ड में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में आत्मनिर्भरता की बात और एक कंपनी का इस तरह से सामने आना, ये जरूर नया है और ध्यान खींचता है। चलिए अब थोड़ा ज़ोहो के पीछे जो शख्स हैं श्रीधर वेम्बू, उनकी बात करते हैं। उनकी कहानी भी तो दिलचस्प है। आईआईटी मद्रास, फिर अमेरिका से पीएचडी, हाँ। फिर वापस भारत आकर कंपनी शुरू करना। हम्म। ये सुनने में तो कई एंटरप्रेन्योर्स जैसी कहानी लगती है, पर इनमें क्या अलग है? अलग है उनका तरीका, उनका अप्रोच। कंपनी तो 1996 में शुरू की, लेकिन शुरुआत में उन्होंने इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया पता है? कहाँ? तमिलनाडु का एक छोटा सा जिला है तेनकासी, वहां से शुरुआत की।
सच में? एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी एक छोटे शहर से? हाँ, बाद में हेडक्वार्टर चेन्नई शिफ्ट हुआ, वो ठीक है, लेकिन उनका जो फोकस था वो शुरू से ग्रामीण प्रतिभा को मौका देने पर, उनको तराशने पर रहा है। ये जो सिलिकॉन वैली वाला मॉडल है ना, उससे बिल्कुल हटके सोच है। लगातार विदेश में बसे भारतीयों से अपील करते हैं। हाँ, वो H1B वीजा वालों से? हाँ, खासकर वो जो अमेरिका में H1B वीजा पर हैं और वहां थोड़ी अनिश्चितता है, उनसे कहते हैं कि भारत लौट आओ, यहाँ योगदान दो। उनका एक कोड भी काफी चला था। कौन सा? कि अपना जीवन फिर से बनाने में 5 साल लग सकते हैं, लेकिन ये आपको मजबूत बनाएगा। मतलब ये सिर्फ एक जॉब ऑफर नहीं है? ये एक तरह का आवाहन है। हाँ, एक कॉल है। और स्रोतों में इसकी तुलना पता है किससे की गई है? किससे? विभाजन के बाद जो सिंधी समुदाय भारत आया था, हाँ। जिन्होंने यहाँ आकर सब कुछ दोबारा शुरू किया। हाँ, और बहुत सफल हुए। बिल्कुल। तो वेम्बू शायद उसी तरह का जज्बा, उसी तरह की क्षमता आज के लौटने वालों में देखते हैं। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एम्प्लॉय नहीं ढूंढ रहे, वो भारत के भविष्य में पार्टनर ढूंढ रहे हैं। ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है। और ये भी पता चला कि कंपनी में उनकी खुद की हिस्सेदारी बहुत कम है, सिर्फ 5%। हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। मेजॉरिटी शेयर्स उनकी बहन राधा वेम्बू और भाई शेखर वेम्बू के पास हैं। तो ये फैमिली वैल्यूज एक सामूहिक सफलता वाली बात को भी दिखाता है, जो आजकल के स्टार्टअप कल्चर से थोड़ा अलग लगता है। उन्हें पद्म पुरस्कार भी मिला है और एनवीडिया के फाउंडर भी उनसे मिलने आए थे। हाँ, जेनसन हुआंग। तो ये उनके कद को दिखाता है। तो ये तो हुई श्रीधर वेम्बू की बात। अब जरा कंपनी पर वापस आते हैं, ज़ोहो पर। ये दिखने में कैसी है जमीन पर? आपने कहा ये कोई नई कंपनी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सालों से काम कर रही है। 60 से ज्यादा देशों में इनके ग्राहक हैं। 18,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। 18,000? हाँ, और 13 करोड़ यानी 130 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं दुनिया भर में। 16 से ज्यादा इनके डेटा सेंटर्स हैं। तो स्केल तो काफी बड़ा है। और ये सब, जैसा आपने पहले कहा, बिना किसी बाहरी फंडिंग के। यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। और सिर्फ चली नहीं रही, जबरदस्त मुनाफा भी कमा रही है। मैंने पढ़ा कि उनका सालाना रेवेन्यू $1 बिलियन यानी कोई 8700 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हाँ, और वो भी करीब 33% के नेट प्रॉफिट मार्जिन के साथ। 33%? मतलब लगभग 2800 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट टेक की दुनिया में। हाँ, टेक की दुनिया में जहां बड़ी बड़ी नामी कंपनियां सालों साल घाटे में चलती हैं वीसी के पैसे पर, वहां ये आंकड़े अविश्वसनीय लगते हैं। सही में। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आती है? मतलब क्या वो विज्ञापन वगैरह पर खर्च नहीं करते? बहुत कम। उनका फोकस शायद प्रोडक्ट पर ज्यादा है, और उनका जो मेन प्रोडक्ट है, हाँ, ज़ोहो CRM। ये हाँ। CRM क्या चीज है? मतलब आम भाषा में कैसे समझें इसे? CRM देखिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आसान भाषा में समझे तो ये एक सिस्टम है जो कंपनियों को अपने ग्राहकों से रिश्ते मैनेज करने में मदद करता है। जैसे आप किसी कंपनी के कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, हाँ, तो उन्हें कैसे पता होता है कि आपने पहले कब कॉल किया था, क्या बात हुई थी? हाँ, या वो आपकी शिकायतें कैसे नोट करते हैं, ट्रैक करते हैं? या आजकल वेबसाइट्स पे वो चैटबॉट होते हैं ना, जो आपसे बात करते हैं। हाँ, जैसे जियो का है। बिल्कुल, वो सब CRM सिस्टम के जरिए ही होता है। ज़ोहो CRM इसी तरह का एक बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो कंपनियां इस्तेमाल करती हैं अपने कस्टमर इंटरेक्शन को बेहतर बनाने के लिए। अच्छा, तो ये तो बड़े काम की चीज है। इसे इस्तेमाल कौन कौन करता है? क्या बड़ी कंपनियां भी हैं इनके क्लाइंट लिस्ट में? हाँ, लिस्ट काफी इंप्रेसिव है। अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जैसी टेक कंपनियां, मर्सिडीज बेंज, फोर्ड जैसी ऑटोमोबाइल कंपनियां, सिस्को है, HDFC है, फिलिप्स है, कई बड़े नाम ज़ोहो CRM इस्तेमाल करते हैं। अरे वाह, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स भी? हाँ, तो ये दिखाता है कि उनका प्रोडक्ट सिर्फ कोई सस्ता विकल्प नहीं है, बल्कि ये भरोसेमंद भी है, और बड़ी कंपनियां भी इसे अपना रही हैं। तो CRM तो हो गया मेन प्रोडक्ट। इसके अलावा और क्या-क्या है इनके पास? जैसा हमने शुरू में कहा था, उनके पास एक पूरा सूट है। बिजनेस के लिए जरूरी बहुत सारे ऐप्स हैं। हाँ, वो ज़ोहो शो, ज़ोहो मेल। बिल्कुल, प्रेजेंटेशन के लिए ज़ोहो शो, अकाउंटिंग के लिए ज़ोहो बुक्स, बिलिंग के लिए ज़ोहो इनवॉइस, ईमेल के लिए ज़ोहो मेल, डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए ज़ोहो साइन, टीम मैसेजिंग के लिए वो अराते, और ज़ोहो पेमेंट्स भी? हाँ, ज़ोहो पेमेंट्स भी। तो वो खुद को एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट 365 या गूगल वर्कस्पेस का एक पूरा भारतीय विकल्प बनाकर पेश कर रहे हैं। और वैल्यूएशन के हिसाब से भी इनकी पोजीशन काफी मजबूत लग रही है। सुनने में आया कि ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी अनलिस्टेड कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट के बाद। हाँ, ये जानकारी भी स्रोतों में है। तो अगर ये कभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो इसका वैल्यूएशन और भी ज्यादा हो सकता है। और भविष्य की योजनाओं में तो सेमीकंडक्टर बनाने की भी बात है,
2024 में। हाँ, उस तरफ भी उनकी रुचि दिख रही है। तो सवाल फिर वही आता है, इतनी पुरानी कंपनी, इतनी सफल, इतने बड़े स्केल पर काम करने वाली, ये अचानक से इतनी सुर्खियों में क्यों आ गई हाल फिलहाल में? लगता है दो चीजें एक साथ हुई। एक तो फाउंडर श्रीधर वेम्बू का वो माइक्रोसॉफ्ट वाला बयान, हाँ, और दूसरा लगभग उसी टाइम पर आईटी मिनिस्टर का जोहो को पब्लिकली एंडोर्स करना। इन दोनों चीजों ने मिलकर जोहो को एकदम से नेशनल डिबेट के सेंटर में ला दिया। और ये टाइमिंग भी ऐसी थी जब अमेरिका में वो H-1B वीजा वाला मुद्दा भी गर्म था। बिल्कुल। तो वेम्बू की वो भारतीयों से वापस आने की अपील और एक भारतीय कंपनी का इस तरह से उभरना, ये सब राष्ट्रवाद और स्वदेशी वाली भावना से काफी जुड़ गया, लोगों ने रिलेट किया। हाँ, वो टाइमिंग भी काफी अहम थी। बिल्कुल। हालांकि इस पूरी चर्चा का एक और पहलू भी है जिसका जिक्र मिलता है। क्या? कि जैसे ही मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोहो और स्वदेशी सॉफ्टवेयर की बात की, तो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनको ट्रोल करना या उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी। अच्छा, किस बात पर? जैसे ये कहना कि अरे आप स्वदेशी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ट्वीट तो आईफोन से कर रहे हैं। ओह, हाँ, ये वाली बातें तो होती है आजकल। हाँ, स्रोत इसे परछिद्रान्वेषी प्रवृत्ति कहते हैं, मतलब दूसरों में नुक्स निकालने की आदत। मतलब बात के मूल मुद्दे से ध्यान हटकर इन चीजों पे चला जाता है। एग्जैक्टली। स्रोत का नजरिया यह है कि भाई आलोचना अपनी जगह है, पर कम से कम मंत्री के इस कदम से एक जरूरी बातचीत तो शुरू हुई, एक महत्वपूर्ण स्वदेशी कंपनी पर, मेड इन इंडिया टेक की संभावनाओं पर। सही बात है। तो हम इसे बस एक पब्लिक रिएक्शन के ट्रेंड के तौर पर नोट कर सकते हैं, बिना कोई साइड लिए। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो जोहो की कहानी कई मायनों में बहुत खास है। एक भारतीय टेक कंपनी जो पूरी तरह अपने दम पर खड़ी हुई। बूटस्ट्रैप्ड। हाँ, बूटस्ट्रैप्ड, ग्लोबल लेवल पर सफल हुई और अब माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गजों को चुनौती दे रही है। और इसका वो स्वदेशी वाला एंगल और फाउंडर श्रीधर वेम्बू का वो अनोखा फिलॉसफी। प्रॉफिट पर जोर, फैमिली वैल्यूज, ये सब इसे थोड़ा अलग बनाता है। बिल्कुल। और ये सफलता उन्होंने बिना किसी बहुत बड़े विज्ञापन या मार्केटिंग के तामझाम के हासिल किए, ये भी सोचने वाली बात है। हाँ, उनका रेवेन्यू, उनके ग्लोबल क्लाइंट्स, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब उनके प्रोडक्ट और बिजनेस मॉडल की कहानी कहते हैं। सही। तो यहाँ एक बड़ा सवाल मन में आता है। जोहो की ये जो यात्रा है, बूटस्ट्रैप्ड होना, प्रॉफिट को प्राथमिकता देना, वेंचर कैपिटल या आक्रामक मार्केटिंग पर निर्भर रहे बिना ग्लोबल पहचान बनाना, क्या ये सफल टेक कंपनियां बनाने का कोई दूसरा रास्ता दिखाती हैं? एक वैकल्पिक मॉडल? ये वाकई में सोचने वाली बात है। क्या भविष्य में और कंपनियां इस मॉडल को अपना सकती हैं? एक ऐसा मॉडल जो शायद प्रोडक्ट की क्वालिटी पर, कस्टमर सैटिस्फैक्शन पर और टिकाऊ मुनाफे पर ज्यादा फोकस करे, बजाय सिर्फ वैल्यूएशन या मार्केट शेयर की अंधी दौड़ के। सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता।